स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है काफी डिमांडेड वीडियो रही है, आपके द्वारा काफी कमेंट्स आते रहे हैं कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताया जाए कि कौन कौन से हैं। तो आपकी उसी डिमांड को पूरी करते हुए आज की वीडियो में हम बस आर्टिकल नंबर आपको बताएंगे कि कौन सा जो आर्टिकल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उस आर्टिकल को एग्जाम से पहले आप जरूर रिवाइज करके जाए कि एग्जाम में अगर उस आर्टिकल के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रहे। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ लिखे गए हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आपको क्या करना है, साथ साथ आप नोट कर ले कि कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं बता रही हूँ, उसके बारे में जो थोड़ी बहुत डिटेल में बताऊंगी वो नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना सिर्फ आप क्या करें कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर है वो केवल आप ऐड कर ले, नोट कर ले, सॉरी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हमारा पहला ही आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1, जिसमें विभिन्न जो राज्य हैं और हमारे जो संघ शासित प्रदेश है, यूटीज है, उनके नाम के बारे में बताया गया है कि उनके क्या नाम है, और उनका जो टेरिटोरी है, उनके राज्य क्षेत्र के बारे में आर्टिकल 1 में बताया गया है। तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 3, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपके नए राज्यों का निर्माण किया जाता है उनके बारे में बताया गया है, और साथ ही वे राज्य जिनके वर्तमान राज्य जो अभी बने हुए हैं उनके क्षेत्रों में अगर परिवर्तन किया जाता है, उनके एरिया को बढ़ाया या घटाया गया है, उनके नाम में परिवर्तन किया गया है, नाम चेंज किया गया है, या उनका जो क्षेत्र जो बढ़ा देंगे, मतलब पहले तो एरिया या फिर उसके नाम में अगर कोई परिवर्तन किया गया है जो अभी वर्तमान राज्य पहले से ही है, तो उसके बारे में आर्टिकल 3 में बताया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आर्टिकल 12 to 35। तो आर्टिकल 12 से 35 तक के जो आर्टिकल है वो सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो हमारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो बताए गए हैं। तो उनमें एक या दो आर्टिकल को बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ आप ये याद कर लीजिए, आपको वो सारे याद होने चाहिए कि कौन सा मूल अधिकार क्या कहता है। उसमें से भी अगर हम देखें तो उसमें जो आपका आर्टिकल 13 है, इसमें क्या कहा गया है, और ये इम्पोर्टेंट है कि वो कानून जो आपके ऐसे कानून जो आपके संविधान बनने से पहले लागू थे, और या फिर वो कानून जो संविधान बनने के बाद बनाए गए हैं, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉस, तो संविधान बनने से पहले और संविधान बनने के बाद, तो दोनों ही दौरान अगर ऐसा कोई कानून पारित होता है जो हमारे मूल अधिकारों को उनका हनन करे, वॉयलेशन करे, तो वो उस सीमा तक जो है खत्म हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल 13। उसके बाद आर्टिकल 32 है, और 226 आप सोचेंगे कि 226 पहले ही क्यों लिया है, तो यहाँ पर कंपेयर करके थोड़ा बताना चाहूंगी। ये दोनों ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मूल अधिकारों का वॉयलेशन होता है आपका, तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंट जो रिट है वो जारी करता है। उसके बाद आर्टिकल 226 के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। तो 226 में क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है तो आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, जिसके बाद हाई कोर्ट जो है वह भी कुछ रिट जारी करता है जिससे कि आपके मूल अधिकारों का संरक्षण हो सके। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे है आपसे आर्टिकल 32 से, ये कैसे अलग है। तो आर्टिकल 32 के तहत तभी रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है तब तो जारी करेगा ही जब आपके मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है। उसके अलावा तब भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत अगर आपके किसी लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार का वॉयलेशन या हनन हो। क्लियर। तो इसलिए हमने 226 को पहले ही यहाँ पर लिख लिया ताकि इन दोनों को कंपेयर करके बताया जा सके। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 44। इसमें बताया गया है आपकी समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी वंशज का हो, मतलब रंग भेद, धर्म या जाति के आधार पर, किसी आधार पर भी कोई भी धर्म हो,
चाहे आपका हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सभी धर्म पर एक ही जो कानून है वो लागू होना चाहिए। तो ये बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। और यह जो है आपका आता है आर्टिकल 44 में, जो कि एक आपका डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका आर्टिकल 51A, जिसमें आपके बताए गए हैं क्या, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी टोटल कितनी है, 11 है। मैं दोबारा से कहूंगी, ये जो आज की वीडियो है यहाँ पर मैं ये नहीं बताने के लिए आपके आई कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि किस आर्टिकल में क्या है। इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आपके लिए कौन कौन से जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 72, और इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को इतनी पावर होती है कि उनको किसी व्यक्ति को अगर सजा हुई है तो उन्हें क्षमादान की जो शक्ति उनके पास है, मतलब किसी की अगर सजा कम करनी है, किसी की सजा की जो नेचर है, प्रकृति है, उसको बदलना है, सस्पेंड करना है किसी की सजा को, अगर किसी को फांसी की सजा भी मिली है तो उसको वो माफ भी कर सकते हैं। तो ये जो उनको शक्ति मिली है राष्ट्रपति को, ये मिली है आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल 74, इसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति को जो सलाह देती है, सहायता करती है, वो कौन करती है, तो वो करती है आपकी मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्री परिषद का क्या कार्य है कि राष्ट्रपति के पक्ष में हम देखें तो कि वो राष्ट्रपति को सहायता एवं किसी मुद्दे पर सलाह देने का जो उनका कर्तव्य बनता है। ये है आर्टिकल 74। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 75। इसमें क्या बताया गया है कि जो आपके पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी आपके राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 78 है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो क्या बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर के जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, वो बताया गया है कि उनका कर्तव्य बनता है कि वो जो नीतियां बना रहे हैं अपने शासन के बारे में अवगत कराए किसे, राष्ट्रपति को। तो ये आर्टिकल 78 में बताया गया है। आर्टिकल 110 इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, हम इसे कहें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मनी बिल या धन विधेयक के बारे में बताया गया है, जो कि केवल और केवल कहाँ पेश किया जा सकता है, आपके लोकसभा में ही ये आपका पेश किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 110, और इसमें बताया गया है आपके बजट के बारे में। बजट हम यहाँ पे टर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द यूज नहीं होता। इसके लिए हमारे संविधान में जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है आपका वार्षिक, आपका लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहे तो, वार्षिक वित्तीय विवरण, इंग्लिश में हम कहेंगे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में बताया गया है, जिसे जनरल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, बजट। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 123। इसमें बताया गया है कि इसमें राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है कि अगर आपका सदन जो है संसद कार्य नहीं कर रही है, आपकी सदन अभी सेशन कोई चल नहीं रहा है, और उस दौरान ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई कानून बनाना जरूरी है, तो उस दौरान जो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत उन्हें शक्ति प्राप्त है कि वो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 143, और 143 में बताया गया है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो उनका कर्तव्य बनता है कि वो सहायता करने का किसको सलाह देंगे। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई सलाह चाहिए, किसी कोई न्यायिक सलाह चाहिए या फिर कुछ भी किसी भी तरह की सलाह चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट से, तो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को किसी भी मुद्दे पर उनको चाहिए अगर कोई सलाह या सहायता, तो वो उनको सलाह देते हैं। उसके बाद आर्टिकल 155, और इसमें जो आपके राज्यपाल है, गवर्नर है, उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर, आर्टिकल 155 में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है 161,
तो जैसा कि हमने देखा था कि आर्टिकल 72 के पास शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, कि अगर किसी व्यक्ति को वो क्षमादान की शक्ति दे सकते हैं। उसी तरह राज्य में राज्यपाल के पास भी यह शक्ति होते हैं कि वो किसी कैदी को, किसी मुजरिम को जो क्षमादान की जो पावर, क्षमादान की शक्ति के तहत उन्हें माफ कर सकते हैं, उनकी जो सजा में कमी कर सकते हैं, या फिर उनकी जो सजा की जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें बदलाव कर सकते हैं, चाहे उनकी जो यह शक्ति है कुछ लिमिटेड है राष्ट्रपति की शक्ति की अपेक्षा। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 163, जैसे कि राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं मंत्रिपरिषद देती है आर्टिकल 74 के तहत, उसी तरह जो आपके गवर्नर है राज्यों में, राज्यपाल है, उनको भी जो महत्वपूर्ण जो सलाह दी जाती है, सहायता दी जाती है, वो किसके द्वारा दी जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद के द्वारा। और राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो ये आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 167। तो आर्टिकल 167 में क्या कहा गया, 165 में कहा गया है कि जो आपके चीफ मिनिस्टर है, उनकी यह ड्यूटी बनती है, उनकी यह कर्तव्य बनती है कि अपने राज्य में अगर कोई भी नीति बनाते हैं, वो कोई भी पॉलिसी शुरू करते हैं, तो उसके लिए वो उनकी जानकारी किसको दे, राज्यपाल को दे। तो राज्य के राज्यपाल जो भी हैं, उनको राज्य में जो नीतियां बनाई जा रही है उनके बारे में जानकारी देने का कर्तव्य आपका चीफ मिनिस्टर का है। उसके बाद है आपका 169, और 169 में जो विभिन्न राज्यों में आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, आपकी जो विधायिकाएं होती हैं, उनके बारे में बताया गया है, उनके निर्माण के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 200 में बताया गया है कि जो विभिन्न बिल जो पारित किए जाते हैं, विभिन्न जो विधेयक पारित किए जाते हैं राज्यों के द्वारा, राज्य विधायिकाएं आपकी जो है विधानसभा, विधान परिषद, और उनके बाद जब दोनों सहमत हो जाए, उसके बाद राज्यपाल के पास आपका कोई बिल जाएगा, और उस पर अगर वो हस्ताक्षर कर दे तो वो आपका एक्ट बन जाता है। तो किस बिल पर सहमति देनी है, नहीं देनी है, क्या उसके लिए जो कानून है, वो सब बिलों की सहमति के बारे में बताया गया, अनुमति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 200 में। उसके बाद है आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 में बताया गया है कि जिस तरह आपको केंद्र में राष्ट्रपति को शक्ति है कि आर्टिकल 123 के तहत अगर संसद नहीं चल रही है तो आपका कानून कोई पारित कर सकते हैं अध्यादेश के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत। इसी तरह राज्य में आपका जो राज्यपाल है, उनको भी यह शक्ति है कि आपके अगर राज्य विधायिका अगर अभी कार्य नहीं कर रही है, तो उस दौरान कोई ऐसी कंडीशन आ जाए राज्य में कि वहाँ कानून बनाना जरूरी है, तो उस दौरान राज्यपाल ऑर्डिनेंस या अध्यादेश पारित करके कोई कानून बना सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 239 AA या फिर क, और इसमें जो आपका संघ शासित प्रदेश है और हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, इसके लिए जो स्पेशल उपबंध किए गए हैं, स्पेशल जो प्रोविजंस किए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 249, इसमें तहत इसके बताया गया है कि ऐसे जो टॉपिक जो कि आपके राज्य सूची में आते हैं, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है, उसमें कोई टॉपिक आता है जिस पर कोई कानून बनाने का अधिकार केवल किसका है, राज्य का है। लेकिन अगर ऐसा कोई टॉपिक जो स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है, लेकिन अगर उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है कि वो नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है वो टॉपिक, तो उस टॉपिक पर अब जो कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 249 के तहत आपकी संसद या पार्लियामेंट को मिल जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 262 के तहत। आर्टिकल 262 में कहा गया है कि विभिन्न जो आपकी नदियों से संबंधित जो विवाद होते हैं, अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं, नदियों के पानी से संबंधित, नदियों के रास्ते से संबंधित, तो नदी के बारे में कोई भी विवाद हो, नदी के जल के बारे में कोई भी अंतर्राज्यीय विवाद हो, तो उसके संबंध में जो उपबंध किए जाते हैं वो आर्टिकल 262 में आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 263, इसमें आपके जो अंतर्राज्य परिषद है, अंतर्राज्य परिषद जो होती है, उसके संबंध में उपबंध किए गए हैं। उसके बाद है आर्टिकल 265, और इसमें टैक्स के बारे में बताया गया है
कि ठीक है, जो ऐसे जो टैक्स जो आपका किसी प्राधिकारी या अथॉरिटी के द्वारा कानून के माध्यम से तय किए गए हैं वो तो आप टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन इलीगल तरीके पर अगर कोई आपके टैक्स लगा दे तो आपके गलत है। तो जो भी लॉज के द्वारा प्राधिकारी के तहत जो आपके लॉज बनाए गए हैं उसके तहत अगर कोई टैक्स लागू किया गया है वो तो ठीक है, और वो टैक्स आपके 265 के अंतर्गत बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा आप कोई टैक्स इलीगली जो है पारित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है आपका आर्टिकल 275। बताया गया है कि जो कुछ राज्य हैं उनको संघ से कुछ अनुदान मिलता है, फंड मिलता है। कुछ स्पेशल जो राज्य हैं जैसे कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, तो इन राज्यों को संघ से किसी पॉलिसी को बनाने के लिए अनुदान मिलता है, कुछ फंड मिलता है। तो किस राज्य को अनुदान मिलेगा, किनको नहीं, ये सब बताया गया है आर्टिकल 275 में। उसके बाद है आपका आर्टिकल 280, और इसमें जो आपका वित्त आयोग है, फाइनेंशियल कमीशन है, उसकी फंक्शनिंग के बारे में बताया गया है। तो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन की फंक्शनिंग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। उसके बाद जितने भी संविधान के तहत जो कार्यवाहियां की जाती है, वाद किए जाते हैं, तो उन सब के बारे में आर्टिकल 300 में बताया गया है। और उसके बाद है इम्पोर्टेंट आर्टिकल 300A, और इसमें क्या है, आपका जो संपत्ति है, एसेट्स हैं, उसके अधिकार के बारे में बताया गया। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा भी था कि पहले संपत्ति का अधिकार वो आपका क्या था, मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया और अब ये हमारा एक कानूनी अधिकार मिल गया है, बन गया है आर्टिकल 301 के तहत। उसके बाद है आपकी आर्टिकल 312, और इसमें जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, उनके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि आपकी IAS है, IPS है, तो ये सर्विसेज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 में जो आपकी संघ लोक सेवा आयोग और जो आपकी राज्य लोक सेवा आयोग है उनके बारे में बताया गया है। और उसमें उसके बाद 320 में बताया गया है कि जो आपकी 315 के तहत जो विभिन्न संघ सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, सिविल सर्विसेज है, तो उनके बारे में तो 315 के तहत बताया गया है, लेकिन उनके क्या कार्य होंगे, उनकी क्या फंक्शनिंग होगी, उसके बारे में आर्टिकल 320 में बताया गया है। उसके बाद जो आपकी को विभिन्न जो अधिकरण होते हैं, विभिन्न जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो कौन कौन से होंगे, तो विभिन्न ट्रिब्यूनल्स जो हमारे देश में जितने भी अधिकरण हैं वो आते हैं आर्टिकल 323A के तहत। क्लियर? उसके बाद है 324, और इसमें बताया गया है आपके निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में कि जब कोई आपका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो क्या दिशा निर्देश किए जाएंगे, किस चीज के कार्य किए जाएंगे, ये सब कार्य आपके बताए गए हैं आर्टिकल 324 के तहत कि ये सब कार्य किसके होंगे, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के होंगे। उसके बाद है आपका आर्टिकल 330, और इसमें बताया गया है कि जो आपकी लोकसभा है, तो लोकसभा में जो आपके अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको कितनी जो सीटें हैं उनका आवंटित होंगी, उसके बारे में आर्टिकल 330 में बताया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 335, और इसमें जो विभिन्न सेवाएं हैं, विभिन्न जो सर्विसेज है गवर्नमेंट के तहत जो नौकरियां निकलती हैं, उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अगर वो चाहे तो कि हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए हमें संविधान के तहत, तो उनके विभिन्न दावों के बारे में, उनको कितने राइट मिले हैं, तो वो सब बताया गया है आर्टिकल 335 में। क्लियर? उसके बाद है आपके ये तीनों आर्टिकल 352, 356, 360, और इसमें जो आपके आपातकाल लगते हैं हमारे देश में, इमरजेंसी, उसके बारे में बताया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। 356 में राज्यों में अगर कोई संविधान तंत्र आपका विफल हो गया है तो तब आपका जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य में आपातकाल लगता है, वो उसके बारे में आर्टिकल 356 में बताया गया है। 360 जो आपका आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल अगर लगेगा
तो आर्टिकल 360 के तहत लगेगा, जो कि अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगा है। उसके बाद है आर्टिकल 365 के तहत। इसमें क्या ये इम्पोर्टेंट भी है काफी, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है मैंने अभी तक जितने बताए हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर संघ के द्वारा, हमारे जो केंद्र के द्वारा, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसी राज्य को कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई है संविधान के तहत और वो राज्य उसे अगर फॉलो नहीं करता है, तो आर्टिकल 365 के तहत उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 368, और इसके तहत जो आपके विभिन्न संविधान संशोधन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं, संविधान में संशोधन होंगे, वो आपके आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया है कि इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल जो आपको मस्ट है आपके लिए कि पता होनी चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, वो आपको बताया गया है। बाकी डिटेल में मैं जो वीडियो बनाती हूँ पॉलिटी में, उसमें मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इस वीडियो में सिर्फ आपको मेन जो चीज ध्यान करनी है वो ये नोट कर लें कि कौन सा जो आर्टिकल है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।